नेक्स्ट अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें आप होम्योपैथी के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए क्वेश्चन आपके यहाँ से आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईसोफेजियल वेरेसिस। ठीक है, ईसोफेजियल क्या है आपका टॉपिक? ईसोफेजियल ईसोफेजियल वेरेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से भी आपके एग्जाम क्वेश्चन आ सकते हैं। ईसोफेजियल वेरेसिस, ठीक है, इसमें हम समझेंगे कि नॉर्मली जो वेनस रिटर्न होता है, नॉर्मली जो वेनस रिटर्न होता है या जो ईसोफेजियल वेन का जो रिटर्न होता है, ठीक है, ये आपका आ, ये आपने देखा, ये आपका स्टमक है, ठीक है, और ये ईसोफेगस है आपका। ठीक है, यहाँ का जो वेनस रिटर्न है या किसके द्वारा होता है? ईसोफेजियल वेन के द्वारा होता है। तो ईसोफेजियल वेन का जो वेनस रिटर्न है वो डायरेक्टली इन्फीरियर वेना कावा में नहीं जाता है। क्या होता है? ये ईसोफेजियल जो वेनस रिटर्न है ये कहाँ जाता है? पोर्टल वेन में जाता है। पोर्टल वेन से कहाँ जाएगा? पोर्टल वेन कहाँ जाती है? लीवर में जाती है। और लीवर के बाद जो आपका वेनस रिटर्न है, फाइनली जो वेनस ब्लड कहाँ पहुँचता है? इन्फिया वेना कावा में पहुँचता है। तो जो आपके जो आपके ये जो ईसोफेजियल वेन है, उस वेन का जो कनेक्शन है वो डायरेक्ट इन्फिया वेना कावा से नहीं होता है। वो किससे होता है? पोर्टल वेन से। फिर पोर्टल वेन मतलब लीवर से, और लीवर के बाद कहाँ पर होगा आपका? इन्फिया वेना कावा में होगा। ये होता है, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये पता होगा तभी आप समझ पाएंगे ईसोफेजियल वेरेसिस क्या होता है। लेकिन यदि मान लें कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन होता है, लीवर डिजीज हो जाती है, सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाता है, सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाए या लीवर डिजीज हो जाए या पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाए, ठीक है, जिस कारण से क्या होता है? बैक प्रेशर प्रोड्यूस होता है, इंक्रीज बैक प्रेशर होता है ईसोफेजियल वेन में। बैक प्रेशर प्रोड्यूस होगा, जैसे सिरोसिस हो जाएगा, लीवर में डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो जो वेन से ब्लड आगे जाना चाहिए वो नहीं जा पाएगा, तो बैक प्रेशर प्रोड्यूस होगा पोर्टल वेन में। और पोर्टल वेन से बैक प्रेशर प्रोड्यूस कहाँ पर होगा? आपका आपके ईसोफेगस में होगा। और जिस कारण से जब होगा, तो जब बैक प्रेशर होता है तो आपको पता है कि ईसोफेजियल जो वेन है वो कैसे हो जाएंगी? डायलेट हो जाएंगी। ठीक है, लगातार बैक प्रेशर बना रहेगा तो उससे क्या होगा? ईसोफेजियल वेन कैसी हो जाएंगी? डायलेट हो जाएंगी। और ये जो डायलेटेड ईसोफेजियल वेन होती हैं, इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ईसोफेजियल वेरिएसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईसोफेजियल वेरिएसिस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? ईसोफेजियल वेरिएसिस बोलेंगे। फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, नॉर्मली जो ईसोफेजियल वेन होती हैं वो कहाँ ब्लड सर्कुलेट करती हैं? पोर्टल वेन में करती हैं। पोर्टल वेन से लीवर में आती है, लीवर से इन्फीरियर वेना कावा में आती है। ये डायरेक्ट इन्फीरियर वेना कावा में होता तो इसमें ईसोफेजियल वेरेसिस कभी नहीं होता। लेकिन पोर्टल वेन, लीवर और इन्फीरियर वेना कावा ऐसा कनेक्टिविटी होती है। यदि लेकिन लीवर में कोई डिजीज हो जाए, लाइक सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाए या लीवर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो जो वेन का जो फ्लो है वो रुक जाएगा, ठीक है, या डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन होगा। पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ेगा तो फाइनली पीछे की वेन में प्रेशर बढ़ेगा, मतलब आपका ईसोफेजियल वेन में प्रेशर बढ़ेगा, जिस कारण से उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जो वेन क्या हो जाएगी? डायलेट हो जाएगी। और जिस कारण से जब डायलेट हो जाएगी तो इस डायलेटेड वेन को हम क्या बोलेंगे? ईसोफेजियल वेरेसिस बोलेंगे। ठीक है, ये हो जाती है। लेकिन जब किसी को ईसोफेजियल वेरेसिस होती है, उस पेशेंट में यदि उसको खांसी आ जाए या वो खांसी करता है, तो उस कारण से वो क्या होता है? ये डायलेटेड जो ईसोफेजियल वेन है, ये वेन लीक मतलब वेन डायलेट होने के कारण क्या हो जाती है? थोड़ी वीक हो जाती है, और जिस कारण से वहाँ से ब्लड लीक होता है। जब वो खाँसता है तब ब्लड लीक होता है, वेन से ब्लड लीक होता है, डायरेक्ट वेन से ब्लड लीक होता है, और फिर आपको ब्लीडिंग मिलने लगती है। फिर आपको क्या मिलेगी? ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक है, खाँसी करने के कारण ब्लीडिंग होने लगती है। और जब ब्लीडिंग होती है तो क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, या क्या बोलेंगे? एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है, या मैसिव ब्लीडिंग आपको मिलती है। एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, मैसिव ब्लीडिंग होने लगती है, और इस एक्सेसिव और मैसिव ब्लीडिंग के कारण कई बार पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। यदि किसी को ईसोफेजियल वेरिएसिस हो जाता है, मतलब डायलेटेड वे ईसोफेजियल वेन डायलेट हो जाती हैं, क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लीवर में डिजीज हो जाती है, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन हो जाता है,
बैक प्रेशर होता है, ईसोफेजियल वेन डायलेट हो जाती हैं और जब पेशेंट खाँसता है तो उस कारण से वो वहाँ से ब्लड लीक होने लगता है और कई बार बहुत एक्सेसिव या मैसिव ब्लड लॉस होता है। तो कई बार देखा है 50% केसेज़ में डेथ हो जाती है, ये आपको मिलता है। क्लिनिकल पिक्चर की बात करेंगे तो सिम्प्टोमेटिक नहीं, इनिशियली कैसा होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, लेकिन सम टाइम ये आपको इसमें ब्लीडिंग मिलती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? डायग्नोसिस का इसका मेन जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो एंडोस्कोपी होता है। एंडोस्कोपी करते हैं, तो एंडोस्कोपी करके देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, ईसोफेजियल वेरेसिस मिलता है। मीन्स आपको डायलेटेड वेन मिलेंगी, डायलेटेड ईसोफेजियल वेन मिलेंगी एंड साथ में वहाँ पर आपको ब्लीडिंग भी दिखाई पड़ सकती है, ठीक है? एक ही कंडीशन होती है, लेकिन कई बार क्या होता है, जो ईसोफेजियल में इतनी अधिक डायलेट हो जाती हैं कि जब एंडोस्कोपी की जाती है, तो उस कारण से भी क्या होता है, वेन रप्चर हो जाती है और ब्लीडिंग वहाँ पर प्रोड्यूस होने लगती है। तो आपको याद रखना है कि इसोफेजियल वेरिसिस क्या होता है, इसमें डेथ भी होती है, इनिशियली आज सिम्प्टोमेटिक होता है, बाद में सिम्पटम मिल सकता है। इसका मेन डायग्नोसिस डायग्नोसिस जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, एंडोस्कोपी होता है। जब आप एंडोस्कोपी करते हैं तो ईसोफेगस में आपको डायलेटेड वेन दिखेंगी, मीन्स क्या दिखेंगी, ईसोफेजियल वेरिसिस दिखेगी और वहाँ से आपको ब्लीडिंग होते हुए दिख सकती है, ब्लड लॉस होते हुए दिख सकता है, ब्लड क्लॉट भी आपको दिख सकता है। और वेरी इंपॉर्टेंट बता दूँ, जब एंडोस्कोपी करते हैं तो कई बार आपकी एंडोस्कोपी करने से वो रप्चर हो जाती है और फिर आपको ब्लीडिंग मिल सकती है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद होना चाहिए कि एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या होता है इसमें। और इसके अलावा ये आपको याद होना चाहिए कि इसमें जो वेन है वो एग्जैक्टली डायरेक्ट आपको मिलती हैं, ठीक है? मेन कॉज क्या है, पोर्टल हाइपरटेंशन। मेन कॉज क्या है, लीवर डिजीज। मेन कॉज क्या है, सिरोसिस ऑफ लीवर, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन, बैक प्रेशर इंक्रीज, डायलेटेशन ऑफ इसोफेजियल वेन एंड फाइनली वो वहाँ से ब्लड लीक होगा और आपका उसमें डेथ भी हो सकती है, क्योंकि जब कहीं भी एक्सेसिव मैसिव लॉस ऑफ ब्लड होता है तो फाइनली वहाँ पर ब्लीडिंग होती है। और इसका जो मेन कॉज होता है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम होता है, आरबीसी कम, वॉल्यूम कम, आरबीसी कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, फाइनली आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, बॉडी को ऑक्सीजन कम पहुंचेगी और जिस कारण से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी सेल को और जिस कारण से फिर आपका एनर्जी नहीं बनेगी, एटीपी नहीं बनेगी और सेल डेथ आपको वहाँ मिलेगी, मतलब इरिवर्सिबल सेल इंजरी आपको मिलेगी। इस सही टाइम में यदि आप रिकवरी कर लेते हैं तो फिर आपको इसमें रिकवरी आपको मिल सकती है, ठीक है? तो ये है इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके अलावा यदि आप बीच में फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं तो आप मेरा मैथमेटिका एंड ऑर्गेनो मेडिसिन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है, जिसके लिए आपको मेरे ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसकी नाम है डॉक्टर भावेश क्लासेस, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दी गई है।